नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी हुंकार योगी की दहाड़ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो संकट के समय आपके साथ खड़ा नहीं होता है उसको चुनने की गलती मत करना। हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस रही है। कांग्रेस और माफिया एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। आपको बता दें कि हांसी में भाजपा प्रत्याशी के लिए रैली को संबोधित करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे यहां आते ही राम दरबार के दर्शन हो गए, लेकिन कोई रावण की वेशभूषा में भी नजर आया है। लगता है कि आपने तय कर लिया है कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस ने बाधा खड़ी की। जब पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, कांग्रेस का एक बदनसीब नेता आज भी इसको अच्छा नहीं मानता। उसके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिनको अपने धर्म, संस्कृति को लेकर कोई गौरव की अनुभूति नहीं होती है। दुर्भाग्य से उन लोगों के हाथों में सत्ता चली गई। उन्होंने कहा कि जो काम 500 साल से अटका था, कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी, उसे भाजपा ने 2 साल में पूरा कर रामलला को विराजमान कर दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर तंज कसा है कांग्रेस पर। उन्होंने कांग्रेस को बदनसीब कहा। हमारे विरोधी विनोद गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदनसीब है, राम को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लोग। विनोद जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ जो है हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है। और फरीदाबाद के अंदर बात कर ले, भवानी खेड़ा के अंदर बात कर ले, तो कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा है। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही है कि जो है कांग्रेस जो है राम मंदिर बनवाने की अटकलें लगाती रही, अटकाती रही। साथ के साथ हिंदुओं पर भी कई तरह की जो अभद्र भाषा जो है वो कांग्रेस द्वारा टिप्पणी की जाती है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि लाखों हिंदू सिखों ने अयोध्या जो राम मंदिर निर्माण के लिए बलिदान किया था, परंतु विवाद खड़ा करने में जो है कांग्रेस सबसे अव्वल नंबर पर रही है। कई ऐसे बातों को, धारा 370 की बात कर ले, उसको लेकर भी आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत सी ऐसी बातें कही है कि 370 हटने के बाद जम्मू के अंदर बात कर ले तो आज मौलवी भी राम राम की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कई बातों से, कई खासकर राम मंदिर को जोड़कर अपने भाषण में खूब जो करारा प्रहार किया है कांग्रेस के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि अगर हरियाणा के अंदर आती तो दोबारा से राम का जो राज्य हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ, निश्चित रूप से। विनोद जी, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी विकास और हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर इस बार हरियाणा में चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। आज से ही, शुरू से ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर सबसे आगे है, और खासकर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अलग की पहचान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो। उत्तर प्रदेश के अंदर रह के भी हिंदुत्व के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं और
और उनकी छवि जो है आज पूरे विश्व के अंदर कह लीजिए या पूरे भारत के अंदर कह लीजिए कि हिंदू नेता के तौर पे उभरी है। और यही कारण है कि वो खासकर राम मंदिर को लेकर सबके ऊपर अपनी बातों को रखते हैं और कांग्रेस को किसी तरह से कटाक्ष करने में पीछे नहीं हटते। जी निश्चित रूप से विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए, अहम जानकारी के लिए आपका फिलहाल बहुत स्वागत। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि चुनावी हुंकार में योगी आदित्यनाथ ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जनक करार दिया है। और अब हम बात करेंगे राहुल का जोर, ताकत पुरजोर। राहुल गांधी ने हरियाणा की अपनी विजय संकल्प यात्रा के दौरान अग्निवीर योजना पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना सेना के जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। पेंशन के मुद्दे पर पहले ही सरकार कटघरे में है। भाजपा हरियाणा चुनाव को पूरी तरह भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द मोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर निचले स्तर तक के नेता धारा 370, राम मंदिर, वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव, एक देश एक चुनाव और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन बेहद कांटे की लड़ाई वाले इस चुनाव में सोमवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर से मुखर तौर पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने रोड शो कर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने केंद्र सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। नौकरियों में कमी के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके पहले दौरे में भी राहुल गांधी ने हरियाणा के युवाओं के डंकी रूट पर जाने को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब चर्चा और काफी गहमागहमी भी हुई थी। इससे हरियाणा के युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है। मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास, विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए, अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब। तो इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरह से अब हरियाणा के अंदर चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव हो चुके थे और लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से भी प्रसारने की पूरी कोशिश की थी और कहीं पीछे नहीं रहे थे। यही कारण है शायद इस बार भी वो हरियाणा के अंदर आया और हरियाणा के अंदर भी एक रैली जो आज संबोधित करी है, एक नहीं कई जगह रैली संबोधित करी है और आज से एक विजय संकल्प यात्रा भी उन्होंने निकाली है जो 12 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। आज से और 3 तारीख तक ये यात्रा चलने वाली है। कहीं भी बात कर ले हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो विकास की बातें कर रहे हैं या जिस चीज को लेकर सरकारें दावा करते हैं कि हमने विकास कराया, उनको लेकर आम जनता से संवाद करेंगे, पूछेंगे आखिर विकास है कहाँ पर। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो लोकसभा चुनाव की तरह इन विधानसभा चुनावों को बनाने की कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि इस बार राहुल गांधी जो है इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पिछले लंबे समय से हरियाणा के अंदर विपक्ष भी है और कांग्रेस के वो शिखर नेता भी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। जी निश्चित रूप से विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने अग्निवीर
के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे और इस बार फिर हरियाणा में भी राहुल गांधी ने बेरोजगारी और अग्निवीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब बात करेंगे प्रसाद पर सवाल सुप्रीम कोर्ट के फटकार की। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम देवताओं को तो राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि इस बात का क्या सबूत है कि तिरुपति लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह भी पूछा कि जब मामले की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं तो सार्वजनिक बयान देने की क्या जरूरत थी। बेंच ने कहा कि कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि यह आस्था का मामला है और अगर लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया है तो ये अस्वीकार्य है। मामले में सुनवाई जारी है। बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें तिरुपति के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल की जांच की मांग की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, तिरुपति लड्डू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में उन्होंने सबसे बड़ा संदेश एक तो ये दिया कि कम से कम देवताओं के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, फिर इस पर बयानबाजी क्या जरूरत है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज त्रिमादा के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम को लेकर सुनवाई हुई। जब सुनवाई 1 बजे शुरू हुई तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच से सुनवाई कर रही थी। तो एक मजाकिया पहले में जस्टिस BR गवई ने कहा कि अब 1 बजे सुनवाई तो शुरू हो रही है लेकिन इस बार लंच में लड्डू नहीं खाने पड़ेंगे, यानी वो प्रसादम के लड्डू की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जब उन्होंने सवाल जवाब शुरू किया तो BR गवई ने की तरफ से कहा गया कि जब प्रसादम के लड्डू में अब विवाद हो रहा था और जांच कमेटी को गठित कर दिया गया था तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीडिया में बयान देने की जरूरत है, मीडिया में क्यों गए। इसके साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछा कि आप बताइए कि इसमें लड्डू में विवाद को लेकर या जो मिलावट को लेकर उसके लिए आपके पास फैक्ट क्या है। दूसरा क्या है कि जांच कमेटी जांच कर रही, आगे इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है, आगे क्या क्या इसमें उम्मीद आप जता सकते हैं, आप उस पर बताइए। इस सारे सवालों के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार को जरूर फटकार लगाई और वहां के मुख्यमंत्री को जरूर कहा जो लगातार जांच चल रही थी, लड्डू का प्रसाद का विवाद चल रहा था, उसके बाद बार बार मीडिया में बात कर रहे थे, ऐसी स्थितियों में मीडिया से दूर रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। साथ ही साथ कहा कि कम से कम भगवान के मामले में लोगों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, भगवान की राजनीति नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीजों को सवाल किया। उसके साथ ही साथ दोनों बेंच की जस्टिस के बेंच ने कहा कि आप बाकी भी याचिकाएं लगाएंगे, इससे सभी जुड़ी हुई याचिकाओं को एक साथ कंपाइल करके पुनः वो 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेंगे और तब तक के लिए जांच रिपोर्ट के फैक्ट और उसके साथ ही सब केंद्र सरकार का पक्ष और आंध्र प्रदेश के पक्ष को भी रखने की उन्होंने निर्देश दिया। 3 अक्टूबर को सरकार, केंद्र सरकार और पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर फैक्ट रखे जाएंगे। तब आप 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई में फैसला देता है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कम से कम देवताओं को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई है। प्रसाद के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और अब हम बात करेंगे बारिश से तबाही, जिंदगी पर भारी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सही।
जन कल्याण के लिए संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रमिकों के बच्चे। अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। विद्यालयों में एक और नई शिक्षा नीति का समावेश और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। शिक्षा का उपहार कर्मयोगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बारिश से तबाही, जिंदगी पर भारी। नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर लगभग 200 हो गई है, जबकि कम से कम 30 लोग अब भी लापता हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ का नजारा बना हुआ है। जगह जगह भूस्खलन भी हुआ है, जिससे हिमालयी राष्ट्र में तबाही मची है। नेपाल के पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन और पानी भर जाने की वजह से कम 192 लोग अब तक मौत के गाल में जा चुके हैं। नेपाल सरकार तलाशी, बचाव और राहत अभियानों को प्राथमिकता दे रही है। राहत बचाव कार्यों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। अब तक 4500 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुफ्त में भोजन समेत दूसरी चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसके कारण काठमांडू की तरफ जाने वाले मार्ग बंद कर दिए गए हैं। हजारों की संख्या में लोग अभी भी फंसे बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे तेंदुए का आतंक जारी। दरअसल तेंदुए का आतंक अभी भी जारी है। बहराइच में तेंदुए के हमले की एक और घटना प्रकाश में आई है। रविवार दोपहर खेत की रखवाली के लिए गए किसान को तेंदुए ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतक किसान का छत बिछत शव काफी देर तक खेत में ही पड़ा रहा। इस हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। काफी देर बाद जब लोगों ने किसान की तलाशी शुरू की तो छत बिछत अवस्था में उसकी लाश बरामद हुई। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने इसकी सूचना करहा रेंज कार्यालय पर दी, लेकिन सूचना के बाद भी काफी देर तक कोई वन कर्मी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। बहराइच के कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ के ककराहा रेंज अंतर्गत मूर्तिया कोतवाली थाना क्षेत्र के धर्मपुर बेझा गांव निवासी 40 वर्षीय कंधई पुत्र जगजीवन रविवार दोपहर अपने धान के खेत की रखवाली के लिए गए थे। इस बीच खेत से लगे बाग में कुछ काम करने लगे। इसी बीच छुप कर बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और घटना स्थल पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। जैसे हमने पिंजरा लगाया रात 9:30 बजे के आसपास, जैसे हम पिंजरा लगाया और 2:30 बजे के आसपास रात में पिंजरे में कैद भी हो गया और उसको तत्काल वहाँ से उठा के कोई एक सिक्योर जगह पे उसको लाया गया। सर, इस तेंदुए का क्या किया जाएगा, इसको कहाँ ले जाएगा? तेंदुए का जो पकड़ में आ गया उसका हमने इन्फॉर्मेशन तो उच्च अधिकारियों को दे दिया गया है और जैसे वहाँ से निर्देश आएगा उसका अनुपालन हम करेंगे। तो तेंदुए का लगातार आतंक जारी। हमारे संवाददाता फराज अंसारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज, तेंदुए के हमले ने एक और किसान की जान ले ली है, इसके अलावा कई मवेशियों को भी निशाना बनाया है। बिल्कुल मनोज, मैं बताना चाहूंगा जनपद बहराइच में जंगली जानवर का जो आतंक है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीने से आदमखोर भेड़िए यहाँ पे आतंक का परिचय बने थे। अब यहीं बीते 1 हफ्ते से ये नरभक्षी तेंदुए जो है ये लोगों पर हमला कर रहे हैं और एक किसान को मौत के घाट उतार दिया है। बीती रात में कतनिया जंगल से सटे इलाके में
इसने एक किसान पर खेत में काम करते वक्त हमला करके उसको मौत से घाट उतार दिया। वहीं अगर बात की जाए एक किशोरी पर भी यह हमला किया। 2 दिनों में 3 हमले से वहाँ इलाके में दहशत फैली है। वन विभाग सचेत होता है एक किसान की मौत के बाद और रात में इसे पिंजरा लगाया जाता है। देर रात पिंजरे में बकरी डाली जाती है और ये जो तेंदुआ है वो कैद होता है। वन विभाग की माने तो एक बड़ी सफलता बताई जा रही है कि 5-6 घंटे में तेंदुआ को कैद करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि ये जो जंगली जानवर है ये रिहायशी इलाकों में लगातार चहलकदमी कर रहा है और लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से फराज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़े सवाल हैं, लगातार प्रशासन की मुस्तैदी, वन विभाग के तमाम दावों के बावजूद भी लोगों की जान पर आज भी ये खूंखार जंगली जानवर लोगों की जान पर बन आए हैं। और अब हम बात करेंगे लहरों के नीचे बड़ा खतरा। गोवा के तटीय इलाकों में जहां जहां समुद्र जमीन से मिलता है वहां लहरों के नीचे बहुत खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक जमा होती दिखाई दे रही है। नदियों से यह खतरनाक कचरा समुद्र तक पहुंच रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। गोवा के तटीय इलाकों में जहां जहां समुद्र जमीन से मिलता है वहां लहरों के नीचे बहुत खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक भी मौजूद रहता है। जैसा कि CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान इस क्षेत्र में तकरीबन 1 दशक से रिसर्च कर रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राज्य सरकार का समर्थन इस पर्यावरणीय चुनौती को सामने लाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। Most of this plastic litter is entering from the rivers. So one of the major river is Ganga in the east coast of India. So Ganga, Brahmaputra and Krishna, Godavari, these are the 4 major rivers we consider, and we release some particles in these rivers and then we have actually simulated their trajectories in the Bay of Bengal. So we understand that most percentage of these particles again coming back to the coast. Because they are getting broken to smaller particles. Once they are going to the water system, they are going to feces and all the food system, ecosystem it is going, and it is getting integrated in the food system, and it is again coming back as a food to the human beings. So this is the problem. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO ने माइक्रोप्लास्टिक रिसर्च के लिए पूरी तरह से समर्पित देश की पहली लेबोरेटरी बनाई है। बोतलों, बैगों और प्लास्टिक के फेंके गए सामानों से कोटिंग्स के टूटने के कणों तक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उसका असर जानने के लिए माइक्रोप्लास्टिक का गहराई से अध्ययन किया जाता है। We have to identify each and every particle and their polymer. So from the polymer, we can understand from which source these microplastics came. For example, if the microplastic is polyethylene, that means that micro-sized particles might have come from any packaging material. Since Goa is the coastal state, their seafood is one of the major important food, and so in the seafood, how to identify the microplastics, that is also a very important task where we focused. रिसर्चरों की पूरी टीम माइक्रोप्लास्टिक पर दिन रात रिसर्च कर रही है। उनके काम को राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय से भी सहयोग मिल रहा है। इस क्षेत्र के अहम प्रोजेक्ट को गोवा सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। Department of Science and Technology through the Goa Waste Management Corporation also we are regularly working in the field of waste management, preventing marine litter. So this is a very important project, and this will help the department also and to get a idea about the present status and to improve the systems and the policies. समुद्र में प्रदूषण के लिए ज्यादातर मानवीय कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, जो समुद्र में कचरा फेंकते हैं और उसी से माइक्रोप्लास्टिक बनता है। गोवा सरकार के सहयोग से CSIR NIO की रिसर्च से माइक्रोप्लास्टिक जैसे बड़े खतरे का पता चल पाया है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।